गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। जो हम रेलवे का तैयारी करते थे उसी बुक का पूरा हूबहू हम इस पे लेकर आ रहे हैं। हम जो बुक फॉलो करते थे, हमारे पास एस के झा का एक बुक है जो बहुत ही मददगार साबित हुआ था। हमने इस पूरे सीरीज में, फिजिक्स के पूरे सीरीज में पूरे इसी बुक को फॉलो किया है। मैंने अपने जो एलपी का रिजल्ट जो मेरा हुआ वो इसी कारण से हुआ कि मैंने सारा किताब को बहुत बारीकियों से पढ़ा था। हम चाहते हैं अब कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके समक्ष रहें, इसीलिए हमने इसी कॉपी को, इसी बुक को फॉलो किया है और सारा चीज़ को पीपीटी के रूप में ला करके हम उतने ही चीज़ को पढ़ाएंगे जितने आपको ज़रूरत है। हमने ना ज़्यादा पढ़ा था और ना कम। हालांकि ये बुक इनफ है, सफिशियंट है आप सबके लिए, अगर आप जनरल कंपटीशन का, खास करके ग्रुप डी और रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये सीरीज ला रहे हैं जिसमें फिजिक्स का हर कुछ दिन पर पूरा वीडियो अपलोडेड रहेगा, एक चैप्टर वाइज। तो हमारा जो आज का पहला वीडियो है कि किस पे है, तो उसका चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एवं गति। इस चैप्टर, इस बुक का खासियत ये है कि कम जगह में इतने अच्छे से इसको सजाया है कि हम इसका तारीफ क्या करें। मेरा रिजल्ट ही बता रहा है कि हमने मेरा इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि हम सर एस के झा किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। मेरा जो रिजल्ट हुआ है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा पूरा बुक का जो पूरा रिजल्ट का श्रेय है, अगर हम बोले साइंस में तो और एक ही है, वो है एस के झा का किताब। और अगर मैथ में बोले तो मैथ का एक आदित्य रंजन सर का बुक आता है, उसी को फॉलो किए थे हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, बस 2-3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ते थे, लेकिन मेरा रिजल्ट हुआ है तो बस कंटिन्यूअस से हुआ है, लगातार कंटिन्यू हमने पढ़ाई किया, छोड़ा नहीं। आज जो हम मतलब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा डेली लगे है, हर कुछ दिन के बीच में रहेगा, उसमें हमारा इसी किताब को फॉलो किया जाएगा। आप भी जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करेंगे एस के झा का यही बुक लेने के लिए। हालांकि इसका एक नया संस्करण भी आ चुका है जो आपका मददगार साबित होगा। तो शुरू कर रहे हैं यहाँ से हमारा चैप्टर का नाम है चाल एवं गति। चाल एवं गति में मोस्टली जो जानना है, आज पहला चैप्टर है तो इजी है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, आसान है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें बेसिक चीजें कि क्या कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसी खास समय में, अगर मान के चलिए हम यहाँ से यहाँ तक का सफर किए तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें कुछ समय लगा होगा, तो एक समय अंतराल होगा, और यहाँ से यहाँ कुछ हम चले होंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ कुछ चले और कुछ समय लगा तो कह किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई, इसमें बोले कुल लंबाई, अगर हम ऐसे ऐसे करके भी जाते हैं तो ये पथ की कुल लंबाई होगी, उसी को हम कहते हैं दूरी। ये यहाँ और यहाँ के बीच में शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये जिस तरह से जाएंगे पथ की कुल लंबाई को बताता है दूरी। और दूरी कैसा राशि है, एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश का मतलब क्या होता है ना, कि इसमें जोड़ के नियम पालन होंगे, है ना, ये आपका अदिश राशि है। और दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। ये 3 चीज में याद रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है, और ये क्या बोलते हैं, इसमें दूरी का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। मीटर जैसे किलोमीटर बोलते थे, ये लास्ट में हमेशा मीटर ही आता है, चाहे मिलीमीटर बोले, सेंटीमीटर बोले, डेसीमीटर बोले, तो मीटर जो वर्ड बार बार यूज होता है यही इसका दूरी का मात्रक होता है। बाकी आप समझते हैं कि किलो का मतलब होता है 1000, वैसे नंबर होते हैं किलो, मिली, सेंटी, डेसी, ये सारे नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट है कि विस्थापन। ये अब जो बात होगी कि एक पॉइंट हम शुरू किए थे, एक बिंदु था ए, और इस बिंदु पर हम पहुंचे थे, इस बिंदु का नाम था बी। तो ये इसके बीच में हमारा ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये हमारा जो कुल पथों की लंबाई है ये मेरा कहलाएगा दूरी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाएं, शॉर्टेस्ट मतलब छोटी दूरी, कितना कम किया जा सकता है, वो कहलाएगा आपका ये विस्थापन कहलाएगा। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और साथ ही साथ ऋणात्मक हो सकता है ना। और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि जब दूरी निकालेंगे
या विस्थापन निकालेंगे तो बात होगी मीटर में ही, वो कितना दूर है। हालांकि विस्थापन नजदीक दूरी को बोलते हैं और वो अदिश राशि था, यह सदिश राशि है। दूरी का और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होता है, यानी दूरी को हम ऊपर रखें तो दूरी हमेशा जो होगा और उसका एक से बड़ा ही होगा, क्योंकि विस्थापन हम बोले कि माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ये सिर्फ याद रखने के लिए चीज है ये वाला, इसका अनुपात हमेशा एक से बड़ा होगा। अगर उल्टा कर देंगे तो उल्टा होगा। अगला है कि करा कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, अगर मान के चलिए हम इस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन है और इसको हम क्षैतिज रूप में ऊपर से फेंके, जिसमें दूरी गया वो 5 मीटर तक गया और वह वस्तु पुनः उसी अवस्था में आ जाती है, मतलब जैसा गया था। मतलब हम कभी क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, फिर कहाँ जाता है, नीचे इसी पॉइंट पे आ जाता है। हालांकि हम बता रहे हैं अलग पॉइंट, लेकिन यह कह रहा है उसी स्थान पे आ जाता है जिस स्थान से फेंका गया था। तो आप समझिए, यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ गया और यहाँ से वापस आया, तो हम जो बोले कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो गया, शून्य। तो विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा हमेशा शून्य। लेकिन जब दूरी की बात होगी तो दूरी तो हम पथों की लंबाई है, यानी पथ की लंबाई, यानी जाएगा भी और आएगा भी, यानी 5 मीटर गया और प्लस 5 मीटर आया। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो कह रहा है तो दूरी और विस्थापन, दूरी हो गया कितना 10 और विस्थापन कितना हो गया 0। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका दूरी इनफाइनाइट। ऐसे प्रश्न न्यूमेरिकल के रूप में कभी कभी आ सकते हैं। अगला, दूरी और विस्थापन में क्या दोनों के बीच में अंतर है उसके बारे में दिया गया है कि दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, नंबर्स में होंगे ये। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है, कभी भी यह माइनस नहीं हो सकता है। और यह कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन जो है उसका परिणाम, उसमें दिशा भी दिखेगा। हम तो बोलेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, परिमाण हो यानी और साथ ही साथ उसमें दिशा हो। परिमाण का मतलब होता है उसका नंबर, बस ये मान के चलिए, परिमाण का मतलब उसका नंबर, उसमें कुछ नंबर होगा। 5 किलोग्राम है तो इसमें सिर्फ परिमाण है। जैसे हम बोलेंगे द्रव्यमान, उसमें से अदिश राशि, उसमें सिर्फ परिमाण होगा 5 किलोग्राम, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा होगी। और यह कैसा है, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, साथ ही साथ शून्य हो सकता है। और जब ये दोनों हो सकता है तो क्या है, सदिश राशि। यहां तक हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है चाल। अब हम बोले कि चाल किसे कहते हैं, हर दिन ये बातें होती है। चाल, चाल क्या है, चाल बेसिक कुछ नहीं है। अगर हम जितना डिस्टेंस हम कवर करें और जितना समय में हम कवर करें, अगर उसके अनुपात को निकाल दिया जाए तो यही हमारा चाल आ जाता है। यानी हम किसी सिटी में रहते हैं, उस सिटी का नाम है ए, और कोई दूसरा सिटी में जा रहा है, उसका सिटी का नाम है बी। इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, दूरी होगा। अगर मान कर चलिए इसके बीच का दूरी है 10 किलोमीटर और हमें इसके चलने में 1 घंटा का समय लगता है, तो हमको टी लगता है 1 घंटा। और हम बोले हैं कि दूरी और समय के जो अनुपात है वही तो चाल है। हालांकि हम दूरी लेंगे क्योंकि चाल जो है अदिश राशि है, तो अदिश ही लेंगे। अगर हमके और कुछ निकालना रहे तो इसमें अलग लेंगे। अभी चाल निकाल रहे हैं तो चाल एक अदिश राशि है, तो अदिश बटे समय मतलब दूरी बटे समय बराबर निकलेगा चाल। या कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को हम चाल कहते हैं, बस इतना समझिए। और यह इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम छोटा स्टेज लेते हैं। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसको अगर हम बेसिक फॉर्म में बोले तो मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा। और चूंकि यह राशि कैसी राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। अगला है वेग। वेग में दूरी की जगह विस्थापन आ जाता है। तो हम कहें कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, इसमें बात होगी विस्थापन की। अगर बिंदु ए के बीच और बिंदु बी के बीच जो विस्थापन है, उस विस्थापन को कितने समय में कवर किया गया, उसी को हम कहेंगे वेग। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। और चूंकि यह विस्थापन और वेग के जो अनुपात है वो सदिश है, तो यह राशि भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। मात्रक
चाहे चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बस अंतर ये रखना है कि चाल होगा तो वो अदिश होगा और वेग है तो सदिश होगा, क्योंकि इसमें दिशा होगी और अदिश में दिशा नहीं होती है। कुछ नोट याद रखना है आपको कि जब जैसे हम कुछ चाल जब चलते हैं तो चाल होता है ना कि कभी बढ़ता और घटता है, लेकिन वेग कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यह है कि जब हम प्रारंभिक रूप से चलें तो उसको यू बोलते हैं। अगर हम कहें कि प्रारंभिक मेरा कुछ गति होगा तो प्रारंभिक जो वेग मेरा होगा उसे हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग होगा उसे v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ यही बोला कि प्रारंभिक वेग को u से जबकि अंतिम वेग को v से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और दोनों के लिए हम छोटा u और v का यूज करते हैं। आगे ये u भी काम आने वाले हैं, इसलिए इसको एक बार नजर में रखेंगे। अगला है त्वरण। साफ झलक रही है कि त्वरण किसे कहते हैं, तो जब गति में हम परिवर्तन करते हैं उसी को तो त्वरण कहते हैं। जब हमारा किसी चीज में अगर हम मान के चले अभी 10 के हैं, फिर 20 के होंगे, फिर 30 के होंगे, तो ये स्पीड बढ़ रहा है, उसी को तो हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण हो रही है, गति बढ़ रही है, तो इसके पीछे समय भी लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अभी छठे सेकंड में 40 का स्पीड हूँ और छठे सेकंड में 70 का स्पीड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो समय बढ़ेगा और गति भी उसकी बढ़ेगी। तो कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां हम चाल में नहीं कह सकते हैं, चाल में परिवर्तन के दर को त्वरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राशि सदिश है। त्वरण एक सदिश राशि है, इसलिए बोलते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर। अच्छा, हम वेग में परिवर्तन करा रहे हैं तो वेग में परिवर्तन मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी u लिए थे और इसमें जो परिवर्तन हुआ वो v हुआ होगा। तो हम मान सकते हैं ये चीज कि v मेरा फाइनल वेलोसिटी है और u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और उसमें दर उस किसके दर से हो रहा है, तो समय के अंतराल में हो रहा है, तो इसके बट्टे में t लेंगे। हमारा कह सकते हैं कि v माइनस u बाई टी को हम त्वरण कह सकते हैं, एक्सेलरेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर को किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, तो वेग बदल रहा है, वेग समय के अकॉर्डिंग बदल रहा है। अभी 40 ही, अगला सेकंड 50 है, तो हम समय के गैप में हम बढ़ा रहे हैं, तो समय के त्वरण जो है उसी के दर से बदल रहा है, इसी को कहते हैं त्वरण। और इसका मात्रक, चूंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और नीचे भी सेकंड आ गया तो 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 2 बार आ गया, और गुना में करेंगे तब मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं या ms का पावर -2 भी लिख सकते हैं। और हम बोले थे इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ यह एक सदिश राशि है। सदिश कुछ ही है, बहुत ज्यादा याद भी नहीं करना, अभी सदिश राशि होता है। और सदिश राशि है इसका मात्रक अभी समझ सकते हैं, ये 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। जो सदिश होते हैं वो 0 में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में हो सकते हैं। हालांकि माइनस में इसको लिखने का कोई तर्क नहीं बनता है। अब बोले सर माइनस है लेकिन लिख नहीं रहे हैं, तो उसका कुछ नाम होगा, तो नाम होता है रिट्राडेशन, मंदन उसे कहते हैं, उसे मंदन का नाम लिया जाता है उसमें, मंदन। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात है कि वेग एक समान है। हम बोले कि वेग में अभी हम देखें कि एक लड़का गाड़ी से पार किया, उसका स्पीड था, यानी स्पीड के बोले बार बार का समझिएगा, स्पीड का मतलब चाल नहीं, वेग से है। तो उसका वेग जो है हम देखे जस्ट पार किया तो 10 मीटर पर सेकेंड। हमने उसको देखा तो 10 बज के पूरे 10 बजे सुबह, जस्ट कुछ देर बाद और देखा तो वही गति से चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड। उसने अपने गति में परिवर्तन किया ही नहीं, वेग में उसने परिवर्तन किया ही नहीं। और जब वेग में उसका परिवर्तन नहीं हुआ तो वही तो यह कह रहा है कि एक समान होने से त्वरण का, एक समान वेग होने से त्वरण का मान 0 होता है। तो आप समझिए ना कि ऊपर 0, नीचे समय बढ़ा के 10 से 10 15 कर दिए, 10 बजे से 10 15 भी कर दिए, तो ये जो अंतर हुआ वो 15 मिनट का हुआ। तो 0/15 का मान भी तो 0 होता है, यानी त्वरण में कोई बदलाव हुआ ही नहीं। हम कहें कि अगर एक समान त्वरण, एक समान वेग है तो त्वरण 0 है। या ऐसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि त्वरण 0 है तो गति में कोई परिवर्तन नहीं होगी। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि ये बेसिक 9th का एक चैप्टर है, वहां से ज्यादा ही सब नहीं आता है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है तो इसको इजी से समझाने का कोशिश कर रहे हैं।
अभी नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है कुछ चीजें वो देखते हैं। नोट एक डाला हुआ है, क्या नोट है कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होगा तो त्वरण होगा। हम तो बोले थे त्वरण, अगर बढ़ता वेग है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। अगर मान के चलिए अभी हम कोई के देखें 1 मीटर पर सेकेंड, फिर दूसरे में देखें 2 मीटर पर सेकेंड, फिर देख रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड, तो वेग में बढ़ रहा है और धनात्मक वृद्धि हो रही है, तो हम उसको कहेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन। जबकि अगर कोई बच्चा को देखे, जैसे आप कोई दोस्त को देखते हैं गाड़ी चला रहा है, आपने उसको बोला कि इधर सुनो, तब तक उसने ब्रेक मारा, जब ब्रेक मारा तो उसके ब्रेक में घर्षण हुआ, और घर्षण हुआ तो उसका स्पीड धीरे धीरे यहाँ जाते जाते 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जाके हो जाएगा 0। तो इसमें तो ऋणात्मक हो रहा है, उसमें धनात्मक बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। तो वही बोल रहा है कि अंतिम वेग अगर प्रारंभिक वेग से कम होगा तो मंदन होगा। मतलब अंतिम वेग देखिए, प्रारंभिक वेग हम उसको कितना देखे थे 10, उसके बाद अंतिम वेग देखे थे 5, अब इसके बाद फिर 5 देखे फिर 0 हो गया। तो हमेशा देख रहे हैं कि जो अंतिम वेग है प्रारंभिक वेग से कम है, तो कम जब होगा तो मंदन होगा। मंदन का मतलब होता है वो गाड़ी रुकने वाली है या उसकी स्पीड कम होने वाली है, तो इसी चीज है। और हाँ, दोनों का मात्रक सेम ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो चूंकि घटता है लेकिन इसको माइनस से डिनोट नहीं करते हैं, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बात हो रही है वो हमारे बात हो रही है कि गति का समीकरण। क्या है गति का समीकरण? तो हमारे पास 4 समीकरण होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 यूज किए जाते हैं। लेकिन आप उस चीजों में देखेंगे तो विस्थापन, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और गुरुत्वीय, ये सबको नाम दिया जाता है कुछ शॉर्ट से, क्योंकि हर बार इतना लिखना अच्छा नहीं लगता है, या जगह की कमी होती है या समय की कमी होता है, तो उसके वजह से क्या किया जाता है, इन चीजों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है या उसको एक सिंबल दिया जाता है। जैसे दिया हुआ है कि विस्थापन, विस्थापन को हम एस से बताते हैं, छोटी एस से। वहीं प्रारंभिक वेग को पहले ही बोले थे कि अभी काम आएगा छोटा यू से, अंतिम वेग को छोटा भी से, जबकि त्वरण को ए से, और समय को टी से, और गुरुत्वीय त्वरण को जी से। लेकिन अगर गुरुत्वीय त्वरण अगर ये ना हो करके बड़ा जी का मान हो तो उसे हम बड़ा जी से। इतना हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास आ गया 3 फार्मूला, एक 4 फार्मूला। जो हम बोले थे कि मोस्टली हमें ये फार्मूला का प्रयोग किया जाता है वो 3 ही है, चौथा बहुत कम काम आता है लेकिन हमें पढ़ना है। तो 3 क्या क्या फार्मूला है? तो पहला है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है या u का मान दिया हुआ है, यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, और कोई एक और चीज एक्सेलरेशन दिया है, तो हम समय निकाल सकते हैं। यानी फार्मूला क्या का मतलब होता है कि 3 चीज दी हो रहेगी, एक चीज निकालना है। तो इसलिए पहला फार्मूला जो है v = u + at, ये गति का पहला फार्मूला है। दूसरा हमारे पास है s = ut + ½ at²। अब u क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, और प्लस ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम है, अभी है वेलोसिटी। जस्ट हमने अभी इसके पीछे बताया है कि यहाँ सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप याद कर ही लेंगे क्योंकि इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। फिर भी हम यहाँ लिख चुके हैं, तीनों फार्मूला का आपको इजी से याद करना है। अब तीसरा फार्मूला है कि v = u² + 2as। अब ये फार्मूला आपको याद करनी है। चौथा जो फार्मूला होता है sn, यानी nवां समय पर डिस्प्लेसमेंट, u + a/2 × 2n - 1। ये फार्मूला एक्स्ट्रा है, लेकिन काम आपके जॉब वाला जो भी जितने रेलवे के एग्जाम है उसमें नहीं के बराबर इसका क्वेश्चन आता है। फिर भी आप याद कर लें, नजर डाल लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हम अब यहाँ दिमाग समझाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझाना चाहेंगे कि अगर इसके मामले में ये तो क्या था, एक धरातलीय गति है, लेकिन कभी कभी क्षैतिज गति आ जाएगी। जब क्षैतिज गति आ जाएगी तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो तीनों फार्मूला में a = g लीजिएगा, और a = g लेंगे तो g जो होता है दो तरह से व्यवहार करता है। अगर हम g को मतलब अपने जगह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर गति करती है, तो g गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है, इसलिए वहां पे उसको माइनस में लिया जाता है। वहीं g अगर कहीं छत पे हम है, ये मेरा घर है, और घर है यहाँ पे, इस घर से यहाँ से कोई वस्तु को नीचे फेंक रहे हैं, तो g अपने सपोर्ट में काम करती है,
इसलिए यहाँ जी प्लस होता है। तो क्षैतिज में दो याद रखेंगे कि अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो जी का मान निगेटिव होगा और नीचे फेंक रहे हैं तो जी का मान पॉजिटिव होगा, और ए बराबर सभी जगह जी रख देंगे। यानी अगर इससे फॉर्मूला 3 ठो हम पूछना चाहें कि क्या बनेगा, तो आप याद रखेंगे कि V इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, या ये कब होगी जब वस्तु नीचे आ रही है, लेकिन अगर ऊपर जा रही है तो V इक्वल्स टू यू प्लस की जगह माइनस ले लीजिए और जी टी कर दीजिए। वही S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, तो एक का जगह जी ले देना है, और यहाँ S इक्वल्स टू क्या होगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज अगर भी स्क्वायर बराबर लेना होगा तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 जी एस हो जाएगा। यहाँ बस यही ध्यान देना है, ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज गति में। क्षैतिज गति का मतलब होता है उदर ऊपर ऊपर नीचे ऐसे उदग्र, क्षैतिज शायद इसे बोलते हैं, क्षैतिज उदग्र नहीं बोले। जो प्लेन सरफेस पर चलेगा उसको बोलेंगे सिंपल गति, ऊपर नीचे चलेगा उसको अपना देख लीजिएगा। इसको समझाने के लिए लिए थे। अब है ग्राफ। ग्राफ किसके किसके बीच में लिया जाता है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके बीच में कुछ ग्राफ भी बनेंगे। जैसे हम ग्राफ लेंगे विस्थापन और समय का, तो विस्थापन और समय के जो उसे बोलते थे वेग, इसीलिए वेग का ग्राफ बनता है विस्थापन और समय का, जिसमें हमें कुल 5 ग्राफ बनते हैं। कौन किसका है, इस समय ये वाला है समय बताता है, ये इसको विस्थापन बताता है। मतलब यहाँ 0 से शुरू होगा, ये बढ़ता जाएगा, ये समय है, 0 से शुरू होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास 5 ग्राफ है, हमने कुछ नंबर दे दिए हैं। अगर समझिए कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी है, यहाँ मान के चलते हैं 0, यहाँ मान के चलते हैं 5, यहाँ मान के चलते हैं 10, और यहाँ हम समय मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके सेकंड मान लेते हैं। तो हम इस चीज अनुमान लगाइए कि मेरा कोई गाड़ी है, गाड़ी 10 मीटर जाकर के रुका और समय बढ़ रही है। हमने बोला कि ये किसे बता रही है कि मेरा दूरी चल गया 10 मीटर और समय जो इधर की ओर जा रही है, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि समय बढ़ रहा है। यह संभव है कि नहीं है, तो यहाँ संभव है, गाड़ी रुकी हुई है, चल नहीं रही है। तो पहला ग्राफ से हमें पता चलता है कि वस्तु में कोई गति नहीं है, यहाँ पे वस्तु में वेग नहीं है, क्योंकि वस्तु रुकी हुई है, ये समय बढ़ रहा है। मान के चलिए हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ समय लेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा, तो यहाँ तो 2 सेकंड हो गया, और गति 10 ही है, दूरी 10 ही है, विस्थापन 10 ही है, यानी हर समय बढ़ रहा है और विस्थापन वही का वही है। इसका मतलब पहला से कि वस्तु गति में नहीं है। दूसरा हम लिए हैं कि यहाँ से वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे तो ये समय के साथ क्या हो रही है कि घट रही है कि बढ़ रही है, याद ध्यान देना होगा। देखिए समय के साथ ये समय बढ़ रही है और गति घट रही है, समय के साथ समय बढ़ रही है और गति विस्थापन इसकी घट रही है, तो ये हो जाएगा घटता वेग। दूसरा से हमें समझ में आएगा घटता वेग। क्यों घट रहा है वेग, क्योंकि यहाँ से ऐसे जा रही है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। तो कहने का मतलब कि एक समय आएगा जब ये सिंपल चलने लगी, तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन कम होते जा रहा है, तो वेग घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब हर बार देखेंगे तो समय भी उतना ही बढ़ रही है और साथ ही साथ विस्थापन भी उतना ही बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक समान वेग। तीसरा समय क्या ग्राफ के, इस ग्राफ से पता चलता है एक समान वेग। वहीं हम चौथा ले, तो चौथा में देखिएगा समय के साथ साथ इसके विस्थापन में बढ़ोतरी हो रही है, इसके बोल सकते हैं बढ़ता वेग। इसे अच्छा से समझ लेंगे क्योंकि जस्ट त्वरण इसी के जैसा होगा और वहां समझने में टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर एक कहानी है कि अगर हम कोई समय यहाँ पे है, थोड़ा सा साफ करके इसको आप इससे समझने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यह सब याद रखने का चीज है। 5 ग्राफ है, पांचों याद रख लेंगे, लेकिन इसको समझने का जरूरत है। मान के चलिए हम यहाँ बोले थे कि 10वां सेकेंड है और यहाँ दूरी था, मान के चलिए 1 2 ऐसे करते 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 दूरी है। आप समझिए कि क्या हम इस समय यहाँ से यहाँ तक का समय सेम होगा, तो हम कहें कि इसी समय में यानी 10वें सेकेंड में हम एक बार 1 मीटर की डिस्टेंस में थे, डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में थे।
और 10वें सेकंड में हम 5 मीटर के विस्थापन में चले गए। समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन विस्थापन में परिवर्तन हुआ है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है कि हम एक समय में हरी रंग भी है, एक समय में हम कटैया भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो बिंदु पर एक समय पे नहीं रह सकते हैं। हाँ, दो समय बिंदु पर एक ही जगह पर रहना संभव था, उसके लिए ये ग्राफ बना था। लेकिन एक समय पे दो जगह नहीं रह सकते हैं, उसके बीच समय का अंतर होना ही होगा। तो इसका मतलब ये जो है, यह वेग, ये ग्राफ का जो 5वां ग्राफ है वो इम्पॉसिबल है, असंभव ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ 5वां ग्राफ, ये वाला, ये सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यहाँ वाला भी सही, लेकिन ये सही ग्राफ नहीं है। तो 5वां ग्राफ जो होता है उसे बोलते हैं असंभव ग्राफ। असंभव ग्राफ बोलिए चाहे असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे सेम अगला इसमें देखेंगे, इसके ग्राफ में, इस वेग और समय के ग्राफ को त्वरण वाला बताते हैं इसको। इस ग्राफ में भी सेम है। ये क्या है? अब यहाँ देखिए, एक समान वहां पे क्या था, वेग घट रहा था, रुक रहा था, यहाँ पे वेग वस्तु रुकी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होगा कि वेग यहीं पे है और समय बढ़ रहा है, तो इसमें कह सकते हैं कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान वेग होगा। गाड़ी सेम चल रही है, त्वरण में कोई, समय बढ़ रही है लेकिन उसके वेग में कोई अंतर नहीं हो रहा है, हम बोले थे उसके लिए क्या होगा, एक समान वेग। तो पहला के लिए याद रख लीजिएगा, एक समान वेग। जबकि दूसरा के लिए आपको देखना क्या है कि ये फिर वही घटता वेग, सॉरी घटता त्वरण, इस वेग याद रखिएगा, लेकिन यहाँ के लिए घटता त्वरण। और घटता त्वरण को क्या कर सकते हैं आप? घटता वेग ही कर सकते हैं इसको भी, घटता त्वरण। इसको जो है एक समान त्वरण याद रख लीजिएगा, एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण का मतलब ये नहीं होता कि 4 का स्पीड से चला था 4 ही चल रहा है, नहीं। अभी 1 सेकंड के बीच में अगर 2 से 4 हुआ है तो अगले 1 सेकंड के बीच में 4 से 6 होगा, फिर अगले सेकंड में 6 से 8 होगा, और उसके अगले सेकंड में 8 से 10 होगा। इसको बोलते हैं एक समान त्वरण। माने हर कुछ बदल रहा है, तब सेम है कि दूरी बदल रहा है, हर सेकंड में 2 मीटर बदल रहा है, तो इसको कहते हैं एक समान त्वरण। इसको बोलते हैं बढ़ता त्वरण, मतलब इसमें त्वरण बढ़ रहा है। अच्छा, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। अच्छा, दोनों एक्सेलेरेशन है, लेकिन याद इसमें भी ये वाला रखना है, 5वां ग्राफ, इसको बोलते हैं असंभव, क्योंकि यहाँ भी वही सेम चीज फॉलो करेगा कि हम एक समय, उसी समय में 5 मीटर से स्पीड से चल रहे हैं, सेम उसी समय में हम 6 मीटर का स्पीड से चल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका होता है मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, उसी समय में 7 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, उसी में 9 मीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, वो संभव नहीं है। एक समय में 2 कार नहीं हो सकते हैं, इसलिए छठा, इसमें भी 5वां जो है असंभव ग्राफ है। यहां तक हमें, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सस्ता चैप्टर है एकदम, इसको मॉर्निंग में नाश्ते की तरह खाया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ समझने की चीज है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अब पूछा भी है। तो वेग समय ग्राफ में अगर दूरी निकालना होगा, इस वेग समय के ग्राफ से, यहाँ वेग दिया हुआ था, यहाँ समय था, इस ग्राफ से दूरी निकालना होगा, तो दूरी निकालने के लिए अगर ऐसे 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 दे दे तो आप कुछ मत करिएगा, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, आपको कितना दूरी तय किया वो पता चल जाएगा। हालांकि हम इसमें न्यूमेरिकल 2-3 बना के दिखा देंगे अगला वीडियो में, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना आसान है। जैसे हम बोले यहाँ पे वेग दे दिए, यहाँ पे समय दे दिए, और हम बोले कि यहाँ से यहाँ की दूरी तय किया ऐसे, तो आप समझिए कि यहाँ अगर ग्राफ बनाएंगे तो पूरा डिटेल रहेगा कि 1 2 3 4 समय लग रहा है और दूरी ऐसे से वेग जा रही है, तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे नॉर्मल, क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, एक हमारा स्क्वायर बनेगा, तो सॉरी रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए अलग फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला निकाल के जो जाएगा वो दूरी निकाल देंगे, वो दूरी आ जाएगा। वही चलो विस्थापन और समय के ग्राफ की प्रवणता से वेग दर्शाता है। जस्ट हम बताए थे कि यहाँ पे विस्थापन समय से यहाँ पता चला था वेग, और यहाँ पे पता था त्वरण। तो वही चीजें लिखा है कि समय वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है, और विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता जो है वेग दर्शाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जस्ट अभी दिखाए थे कि विस्थापन समय की जो है ये ग्राफ है, तो इसके क्या पता चलता है वेग, और यहाँ पे वेग और समय की ग्राफ है, उससे पता चलता है त्वरण। आशा है कि ये वीडियो आपको सपोर्टिव साबित होगा। हाँ, आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो बेसिक चीज समझिएगा, रेलवे का तैयारी बहुत तरीके से होता है सॉरी, जैसे एनटीपीसी, जेई, आपका जो ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया,
तो हम बेसिक चीजें बता सकते हैं, हम बहुत बड़े टीचर नहीं हैं, हम बस जो हम अपना फॉलो किए हैं रूटीन वही आपको बताते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते। हमने बस बेसिक चीजें को, मैट्रिक मेरा अच्छा से पढ़े थे, मैट्रिक और 9th कंप्लीट है आपका, साइंस अच्छा से कंप्लीट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी चीजों को बार बार पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे बढ़िया है कि एक टेक्स्ट बुक का एक ऐप आता है, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था। हालांकि टेक्स्ट बुक में हम ज्यादा दिन टेस्ट सीरीज नहीं दिए थे। हमने क्या किया था कि कुछ समय बाद क्या करते थे, साइंस तो पूरा अच्छा से पढ़ ही गए थे, हमने क्या किया था, आदित्य रंजन सर का एक बुक लिए थे और हर दिन क्या करते थे, 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन हम 16-17 चैप्टर से, उससे सभी चैप्टर से 2 बनाते थे। उतने ही बनाते थे तो मेरा डेली जो चीजें थी वो क्या होती थी, उल्टा पुल्टा घूम घूम के मेरे दिमाग में रहती थी। हम एक दिन में एक चैप्टर पूरा नहीं बनाते थे, एक ही चीजें नहीं बनाते थे। उसे के जगह पे क्या करते थे कि 2 हम कंपाउंड से इंटरेस्ट बना से ले लिए, परसेंटेज से ले लिए, स्पीड एंड टाइम से ले लिए, कुछ ऐसे कर करके और चैप्टर था, बहुत सा चैप्टर उसे ले लिए। तब जाके हम अपने आप को सेटिस्फाइड होते थे। हाँ, डेली 4 घंटा मेहनत करते थे, 3 घंटा मेहनत करते थे। ऐसा नहीं कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ते थे, कभी 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ते थे। बेसिक है 3 से 4 घंटा पढ़िए, नहीं तो बहुत पढ़ने वाला होने के बाद बोलेगा कि भजोगनी की रोशनी में पढ़ते थे, तो हम ये साइकिल चला करके 3 तल्ला चढ़ के इसे करके करते, उसका कुछ नहीं। पढ़ाई आपका बेसिक होता है, मैट्रिक क्लियर है तो आपको आसानी से हो जाएगा। कछुआ के चाल से ही चलिए, लेकिन रेगुलर चलना होगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन छोड़ दिए फिर 4 दिन बाद पढ़ने लगे। हम आपसे बस यही चाहते हैं कि हम जिससे कोशिश किए हैं उसे आप कोशिश करें, और एक छोटी सी नौकरी आप ले लें। सबको नौकरी जरूरत नहीं है, नौकरी उन्हीं को अच्छा लगता है जिनको पसंद है। नहीं तो नौकरी से अच्छा कमाई आपको प्राइवेट चीजों में है, लेकिन हाँ, खुद का बिजनेस होना चाहिए। नौकरी का त्याग अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नौकरी चाहिए, अगर रेलवे में ड्राइवर में चाहिए, टेक्नीशियन में चाहिए, ग्रुप डी में चाहिए, तो बेसिक साइंस आपके पास होना चाहिए। हमें लगता है कि साइंस के लिए एसके झा से अच्छा बुक कभी नहीं है, हालांकि होगा। हमने जो फील किया, जो पढ़ा है, उसको हम आपको बता दें। अगला वीडियो में इससे ज्यादा आगे चैप्टर को लेकर आएंगे। अगला चैप्टर हम एसके झा का बुक में देख लेते हैं। हालांकि मात्रक और बीमा ऐसे छोटे छोटे चैप्टर है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। एक उत्तोलक है, शायद उत्तोलक पे ही अगला वीडियो लाएंगे। उत्तोलक है, कार्य शक्ति ऊर्जा है, तो कुछ कुछ इंटरेस्टेड चैप्टर है। हाँ, ये थोड़ा सा ये इजी था, 9th का है, तो 9th और 10th बोले थे इजी से पढ़ना होगा। अब बस रेगुलर हम वीडियो लाएंगे, बस इतना गारंटी देते हैं, क्योंकि जब तक हमारा हालांकि अभी तो मन नहीं है ज्वाइन करने का, जब तक हम हैं तब तक ये पढ़ाएंगे। जब तक होगा आपको अपने चीजों के बारे में बताएंगे, हमने कैसे किया। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वेट करिए अगला वीडियो के लिए। गुड नाइट।